प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। आज की जो हमारी वीडियो है वो है वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में। वैगनर एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे जिनका जन्म 1880 और मृत्यु 1930 में हुई। इन्होंने 1915 में एक पुस्तक लिखी, द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, 1915 में लिखी। चूंकि यह पुस्तक इन्होंने जर्मन भाषा में लिखी, इसलिए इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ इस सिद्धांत का। परंतु 1924 में जब इनकी पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद आया, तब इनका सिद्धांत एक हलचल का विषय बना। वैगनर के अनुसार पृथ्वी की जो स्थिति है ये कभी भी एक जैसी नहीं रही। वैगनर का मानना था कि पृथ्वी के ऊपर जो भूखंड हैं वो भूखंड लगातार तैरते रहते हैं, कभी भी एक स्थान पर स्थायी नहीं रहते। तो वैगनर ने अपने इस सिद्धांत के पक्ष में विभिन्न प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत किए और उनके इस सिद्धांत की, चूंकि पहला प्रयास था, उनके इस सिद्धांत की समस्त संसार में काफ़ी आलोचनाएं भी हुई कि भाई ये वैज्ञानिक रूप से इनका जो सिद्धांत है वो सटीक नहीं बैठता है। लेकिन फिर भी उन्होंने जो ये प्रयास किया वो सराहनीय प्रयास था उनकी तरफ से। और इस सिद्धांत के पश्चात जो वर्तमान में प्लेट विवर्तन सिद्धांत है, उस सिद्धांत का जन्म होता है। तो ये मानिए ये प्रथम सीढ़ी थी जिसने प्लेट विवर्तन सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो वैगनर के अनुसार पुराजीव कल्प में सभी महाद्वीप परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस प्रकार से सभी महाद्वीप परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वैगनर ने इस जुड़े हुए महाद्वीप का नाम दिया पैंजिया। तो वैगनर के अनुसार ये जो जुड़े हुए महाद्वीप हैं, ये जुड़े हुए महाद्वीपों का नाम उन्होंने पैंजिया दिया, तथा विशाल महासागर जो एक ही महासागर था समस्त संसार में उस समय, उसका नाम उन्होंने दिया पैंथालसा। पैंजिया के मध्य में टैथिस सागर की उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे जब भूखंड एक दूसरे से दूर की ओर जाने लगे तो इन भूखंडों में ये जो एक पैंजिया था, ये एक पैंजिया टूटकर दो बड़े भूखंडों में विभाजित हो जाता है, अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड। जो उत्तरी भूखंड था जिसमें वर्तमान के सभी उत्तरी महाद्वीप मौजूद हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया आदि, इस उत्तरी भूखंड को अंगारा लैंड के नाम से जाना गया है। तथा दक्षिणी भाग जिसमें दक्षिणी महाद्वीप सभी मौजूद हैं, जैसे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका तथा भारत, प्रायद्वीपीय भारत जिसे आप कह सकते हैं, तो ये सभी मिलकर गोंडवाना लैंड के भाग थे। वैगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस काल के अंत में पैंजिया टूट गया और उसके खंडित भाग उत्तर में विषुवत रेखा तथा पश्चिम की ओर विस्थापित हुए। विषुवत रेखा की ओर विस्थापन गुरुत्वाकर्षण तथा प्लवनशीलता की भिन्न शक्ति के कारण हुआ, जबकि पश्चिम की ओर विस्थापन ज्वारीय शक्ति के कारण हुआ। ये वैगनर का मानना था कि विस्थापन केवल दो दिशाओं में ही हुआ है, उत्तर दिशा की ओर तथा पश्चिम दिशा की ओर। वैगनर के अनुसार क्रेटेशियस युग में चंद्रमा का एक खंड प्रशांत महासागर से अलग होकर उपग्रह बना। इसी समय टैथिस नामक भूसन्नति से एवं प्रवाह की दिशा के अनुसार महाद्वीप की सीमा
एवं अपतटीय सागर में मोड़ों का निरंतर विकास होने से अल्पाइन क्रम के पर्वतों का विकास हुआ। जो टैथिस सागर है, उस टैथिस सागर के आसपास जो भी महाद्वीपों की सीमा थी, उन महाद्वीपों की सीमा में लगातार मोड़ों के विकास होने की वजह से अल्पाइन क्रम के पर्वतों का निर्माण यहाँ पर वैगनर ने बताया है। वैगनर के अनुसार बड़े पैमाने पर इसी युग में, क्रेटेशियस युग में, ज्वालामुखी क्रियाएं इस युग में घटित हुई। वैगनर के अनुसार महाद्वीपों की प्रवाह गति में शिथिलता के कारण समुद्री द्वीप, चाप एवं तोरणों की उत्पत्ति हुई। तो वैगनर ने यह भी बताया कि महाद्वीपों की जो शिथिलता थी प्रवाह गति में, कभी कभी जैसे उनकी स्पीड में जो अंतर आ जाता है, उस शिथिलता की वजह से समुद्री द्वीप तथा तोरणों की उत्पत्ति होती है। वैगनर ने अपने इस सिद्धांत के पक्ष में विभिन्न प्रमाण प्रस्तुत किए और ये साबित करने की कोशिश की कि पृथ्वी के जितने भी महाद्वीप हैं जो आज हमें दिखाई देते हैं, जितने भी भूखंड आज हमें दिखाई देते हैं, वो सभी भूखंड लगातार गतिशील हैं, प्राचीन काल से आज तक लगातार गतिशील होते रहे हैं। ये देखिए, इस चित्र के माध्यम से आप देखेंगे कि किस प्रकार से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, चारों महाद्वीप एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो वैगनर ने जो प्रमाण दिए, उन प्रमाणों में सबसे पहला प्रमाण यही था कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका इस प्रकार से और उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप इस प्रकार से सभी आपस में एक दूसरे के अंदर फिट हैं। तो वैगनर का मानना था कि ये ऐसे फिट दिखाई देते हैं जैसे प्राचीन काल में ये सभी एक ही भूखंड का हिस्सा थे। अगली ये जो चित्र है, इस चित्र के माध्यम से वैगनर ने यह बताने की कोशिश की कि पोल जो हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन ध्रुवीय क्षेत्रों में कोयले की खदान जो है या कोयले के जो भंडार हैं, इन भंडारों से वैगनर का ये मानना था कि वर्तमान स्थिति को यदि हम देखते हैं तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों में कभी भी कोई वन क्षेत्र नहीं रहा और बिना वन क्षेत्र के कोयले के भंडार संचित नहीं हो सकते। तो वैगनर का मानना है कि जब वर्तमान में ध्रुवीय क्षेत्रों में कोयले के भंडार मौजूद हैं, इसका मतलब वहां पर कभी ना कभी वन क्षेत्र रहा, या वो क्षेत्र जो ध्रुवीय क्षेत्र वर्तमान में, वो कभी वन क्षेत्र के निकट रहा होगा या उसके आसपास रहा होगा, जुड़ा हुआ होगा, लेकिन किसी कारणवश ये उससे अलग होकर टूटकर वर्तमान स्थिति में पहुंच गया। इस स्लाइड के माध्यम से हम ये देखते हैं कि ये जितने भी ये चारों महाद्वीप हैं, दक्षिण के महाद्वीप हैं, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत, इन सभी भूखंडों में ग्लेशियर के अवशेष पाए गए हैं। ग्लेशियर की जो घटनाएं हैं, हिमयुग की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं की यहाँ पर अवशेष देखे गए हैं। उन घटनाओं के बारे में हमें पता चलता है कि इन चारों भूखंडों में कभी ना कभी हिमयुग या ग्लेशियर की जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर लगभग घटित होती रही। जबकि इनकी स्थिति देखिए, भारत की और अफ्रीका की, इनकी स्थिति लगभग विषुवत रेखा के आसपास है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर हिमयुग के कभी भी हिमयुग आने का कोई अवसर हो नहीं सकता, लेकिन चूंकि ये कभी ना कभी एक ही भूखंड का हिस्सा थे, लगभग अंटार्कटिका के आसपास इनकी स्थिति थी जो दक्षिणी ध्रुव के आसपास मौजूद था, और इसलिए यहाँ पर हिमयुग के अवशेष हमें दिखाई देते हैं।
इस स्लाइड के माध्यम से हम ये आपको दिखा रहे हैं कि वैगनर ने, जो कि मुख्य रूप से एक जलवायु विज्ञानी थे ये वैगनर के अनुसार पृथ्वी पर उस जमाने में दो प्रकार की, एक प्रकार की वनस्पति थी, ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति। इस वनस्पति के अवशेष दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अंटार्कटिका में समान रूप से पाए जाते हैं। उसी प्रकार मेसोसोरस नाम का ये जो जीव दिखाई दे रहा है इस स्लाइड में, इस मेसोसोरस के अवशेष साउथ अमेरिका और अफ्रीका में भी आपको समान रूप से पाए गए हैं। तो ये आप सभी ने पढ़ा है कि जिस प्रकार की जलवायु होती है उसी प्रकार की वनस्पति और जीव जंतुओं का विकास हमें देखने को मिलता है। वर्तमान स्थितियों में यदि हम देखते हैं तो दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अंटार्कटिका सभी अलग अलग प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्र हैं। तो ऐसी स्थिति में एक प्रकार की वनस्पति, यह संभव नहीं हो सकता कि एक ही वनस्पति इन सभी भूखंडों पर किसी जमाने में रही होगी। जब ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति के अवशेष इन सभी भूखंडों पर समान रूप से पाए जाते हैं, इसका तात्पर्य यही है कि ये सभी भूखंड प्राचीन काल में कभी न कभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अपने प्रमाणों की जो अगली कड़ी है, उस अगली कड़ी में वैगनर ने बताया कि अटलांटिक सागर महासागर के जो दोनों किनारे हैं, अटलांटिक महासागर के दोनों किनारे, इधर देखिए, इसमें उत्तरी अमेरिका का पूर्वी किनारा और यूरोप का पश्चिमी किनारा, इन दोनों किनारों पर समान रूप से खनिज पाए जाते हैं। यूरोप में कैलिडोनियन पर्वत श्रृंखला और उत्तरी अमेरिका में जो हर्किनियन पर्वत श्रृंखला है वो समानांतर रूप से स्थित है तथा इन पर जो खनिज पदार्थ मिलते हैं यहाँ पर, वो खनिज पदार्थ भी समान रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पर्वत श्रृंखलाएं एक ही श्रृंखला का हिस्सा थी, जो किसी कारणवश टूटकर दो अलग अलग भागों में विभाजित हो गई। नीचे की जो स्लाइड है, इसी स्लाइड में जो नीचे का जो चित्र है, उस चित्र के माध्यम से आपको दिखाई देता है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों जो हर्किनियन और कैलिडोनियन पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो प्राचीन काल में एक ही श्रृंखला थी और तत्पश्चात विस्थापन के कारण ये श्रृंखला दो अलग अलग भागों में विभाजित हो गई और बीच में अटलांटिक महासागर आ गया। इस स्लाइड के माध्यम से खनिजों का वितरण दिखाया गया है। जो दक्षिणी महाद्वीप हैं, इन दक्षिणी महाद्वीपों में खनिजों का वितरण दिखाया गया है कि किस प्रकार से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारतीय प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इन सभी भूखंडों में जो खनिजों का वितरण है वो सभी भूखंडों में खनिजों का वितरण लगभग एक जैसा है, जबकि इन सभी भूखंडों की स्थिति एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर है। ऐसी स्थिति में जब खनिजों का वितरण एक जैसा है, उससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में हजारों साल पहले ये सभी भूखंड एक ही भूभाग का हिस्सा थे, जो किसी कारणवश टूटकर एक दूसरे से अलग अलग दिशा में प्रसारित होकर वर्तमान स्थिति तक पहुंचे हैं। इस स्लाइड के माध्यम से ये देखिए आप कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियों का वितरण वैगनर के द्वारा दिखाया गया है कि वर्तमान में ये जो पांचों भूखंड हैं, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, इन पांचों भूखंडों की जो स्थिति है काफी दूर दूर तक है, हजारों किलोमीटर दूरी पर ये एक दूसरे से स्थित हैं। परंतु चूंकि ये प्राचीन काल में हजारों साल पहले कभी न कभी एक ही भूभाग का हिस्सा थे, इसलिए इन सभी भूखंडों में मिलने वाली वनस्पति और जीव जंतुओं के अवशेष समान रूप से सभी भूखंडों में पाए जाते हैं, जो ये सिद्ध करते हैं कि सब ये जो पांचों भूखंड है ये प्राचीन काल में
एक ही भूभाग का हिस्सा थे। वैगनर ने अपने इस सिद्धांत के पक्ष में अन्य कई भी प्रमाण दिए। उनके प्रमाणों के देने के पश्चात, प्रमाण प्रस्तुत करने के पश्चात भी उनका यह सिद्धांत आलोचकों के निशाने पर रहा। आलोचकों ने अटलांटिक महासागर के जो दोनों तट हैं, इन दोनों तटों की जो फिटिंग थी, आपस में एक दूसरे की जो फिटिंग थी पूर्वी और पश्चिमी तट की, उस फिटिंग को दोषपूर्ण बताया। आलोचकों के अनुसार अटलांटिक महासागर के दोनों किनारे एक दूसरे को समान रूप से फिट नहीं करते, उनमें 15 डिग्री का अंतर शेष रह जाता है। आलोचकों का यह भी मानना था कि यदि उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका एक तरफ और अफ्रीका और यूरोप पूर्वी दिशा में, यदि ये चारों भूखंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वर्तमान में इनके बीच में मध्य अटलांटिक कटक की उत्पत्ति कैसे हुई? इसके बारे में भी वैगनर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके अलावा वैगनर ने विस्थापन के लिए केवल दो ही दिशा को महत्वपूर्ण माना, और वैगनर ने कहा कि केवल उत्तर और पश्चिम दिशा में ही महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। जबकि आज हम देखते हैं, प्रमाणों के साथ हमें दिखाई भी देता है इस चीज को, कि पैंजिया के खंडित होने के पश्चात जो पैंजिया का केंद्र था लगभग अफ्रीका के आसपास, उस केंद्र से महाद्वीपों का विस्थापन पूर्व, दक्षिण और पश्चिम सभी दिशाओं की ओर लगातार हुआ है। ये नहीं है कि भाई केवल उत्तर और पूर्व में ही इनका विस्थापन हुआ है, जबकि सभी दिशाओं में सभी भूखंडों का विस्थापन लगातार होता रहा है। मुख्य जो आलोचना हुई वैगनर के सिद्धांत की, वो थी कि इस सिद्धांत के लिए उन्होंने केवल ज्वारीय शक्ति को उत्तरदायी बताया। जबकि अपन देखते हैं, ज्वार भाटों के रूप में अपन पढ़ते हैं, तो ज्वारीय शक्ति की वजह से केवल समुद्र का जल कुछ मीटर ऊपर तक चढ़ जाता है, फिर वापस नीचे उतर जाता है। परंतु वैगनर ने इस ज्वारीय शक्ति को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए उत्तरदायी बताया। विस्थापन पैदा करने के लिए वर्तमान ज्वारीय शक्ति से लगभग 1000 करोड़ गुनी अधिक शक्ति की अपेक्षा है, और इतनी जो प्रबल शक्ति, वर्तमान शक्ति से 1000 करोड़ गुनी अधिक शक्ति, इतनी प्रबल शक्ति पृथ्वी के परिभ्रमण को भी रोक सकती है। तो आलोचक अपने स्थान पर ठीक थे, वैगनर अपने स्थान पर सही थे। वैगनर ने अपना प्रयास किया, वही काफी काबिल तारीफ है। आलोचकों ने उनकी आलोचनाएं की, और उनकी आलोचनाओं के पश्चात एक नया सिद्धांत हमारे सामने आया, जिसका नाम दिया प्लेट विवर्तन सिद्धांत। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के बारे में यदि आपको कोई भी समस्या हो, कोई चीज नहीं समझ में आई हो, तो YouTube के चैनल पर आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।